हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज इनकम फ्रॉम सैलरी का लेक्चर नंबर 5 है, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोग को ग्रेच्युटी से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड, लीव एनकैशमेंट, ये सब कवर किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोविडेंट फंड। पहले तो इसका मतलब समझते क्या है और इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है जब आप कोई अच्छे बड़े कंपनी में जॉब करते हो तो जो भी आपका सैलरी होगा ना, उसमें से कुछ अमाउंट आप क्या करते हो, सेविंग करते हो। बट वो सेविंग करते हो कंपनी में। क्या बोल के, भाई तुम मेरे पगार में से इतना पैसा आपके पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में जमा रखो। ये पहले होता था, अब नहीं होता है। पहले क्या होता था, पहले की कंपनी में बाय डिफॉल्ट अच्छी कंपनी है तो आपके सैलरी से कुछ अमाउंट प्रोविडेंट फंड में जमा होता था। रेयर कंपनी अभी जो है चल रही है वो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट करती है। उसका रीजन क्या है वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छी कंपनी वो आपके सैलरी से प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करेगी, क्या सोच के, आपके भलाई के लिए। बट इसमें नुकसान होता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि आप जितना कंट्रीब्यूट करते हो ना, बाय डिफॉल्ट कंपनी को भी उतना ही अमाउंट सेव करना पड़ता है। एग्जाम्पल कि मेरा पगार है, एग्जाम्पल 10,000 रुपए, मेरा कंपनी मेरे पगार में से 1,000 रुपए प्रोविडेंट फंड में जमा कर रही है, तो ये 1,000 तो मेरा ही जमा हो रहा है ना। 10,000 में से तुमने 1,000 लिया, मुझे दिया 9,000 रुपए, क्या बोल के 1,000 रुपया प्रोविडेंट फंड में जमा हुआ। तो मैं तो सोच रहा हूं मेरा 1,000 जमा ही हो रहा है, बराबर है। बट गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। बात समझ में आया? तो इसका मतलब यह है कि कंपनी को आप जितना कंट्रीब्यूशन बोल रहे हो उतना कंपनी को खुद से और देना पड़ेगा। तो 10,000 के जगह पे आप कंपनी को 11,000 देना पड़ रहा है। मुझे 1,000 कंट्रीब्यूट कर रहा है ना मेरे लिए एक्स्ट्रा। अगर मैं 2,000 कंट्रीब्यूट करूंगा तो प्रोविडेंट फंड कितना कंट्रीब्यूट करना है, 2,000। तो पहले क्या होता था कि भाई आपके पगार में से लोग बोलते भाई 2,000 क्यों, 5,000 कंट्रीब्यूट करो पीएफ में। क्यों? इसको मालूम मैं 5 करूंगा तो मेरे बॉस को 5,000 करना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए नुकसान है, हाँ या नहीं। इसलिए वो चीज को अवॉइड कर दिया गया है। अभी बहुत रेयर केस में कंपनी पीएफ में पैसा जमा करवाती है, क्योंकि जितना हम कंट्रीब्यूट करेंगे उतना उनको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसका ड्रॉबैक गवर्नमेंट को लेटर ऑन पता चला, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स निकाल दिए जिसकी वजह से पीएफ का कंट्रीब्यूशन में रिस्ट्रिक्शन आ जाए। नहीं तो ये तो रूल यही था भाई 1,000 तो भाई बॉस भी 1,000, मैं 2,000 तो भाई बॉस को भी 2,000, मैं पूरा 10,000 भाई 10,000 पूरा जमा कर, बॉस को भी 10,000, मतलब 10,000 के सैलरी की जगह पे 20,000 देना पड़ेगा। तो सब ऐसे ही करेंगे, मत दे भाई पगार, 3 महीना पगार मत दे, 30,000 का 60,000 मिलेगा, इक्का डबल हेरा फेरी। हाँ तो अभी कैसा मालूम है, प्रोविडेंट फंड का रूल है कि आपको कंपनी में जितना पैसा आपने जमा किया है उसका विड्रॉवल मिलता है 6 मंथ्स के बाद। विड्रॉवल आपको मिलेगा 6 मंथ्स के बाद। इफ यू आर वर्किंग फॉर अ ईयर वर्किंग के बाद 6 महीने में आप विड्रॉवल कर सकते हो। आप डायरेक्टली बोलोगे भाई मैं जॉब छोड़ रहा हूं, मुझे पीएफ का पैसा दे दो, तो आपको नहीं मिलेगा। लिमिट है, सब चीज में रिस्ट्रिक्शंस है। समझ में आया? तो अब क्या होता है कि आप जो भी कंट्रीब्यूट करोगे आपके बॉस को भी करना पड़ेगा। 1,000 तो 1,000, 2,000 तो 2,000, 3,000 तो 3,000। तो इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए रूल्स लाया गया, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है कि भाई इसका इनकम डबल होने वाला अभी, तो टैक्स भी चार्ज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप जो पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो कौन से पीएफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। क्या आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन ले रहे हो, क्या आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, क्या आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हो।
प्रोविडेंट फंड में तीन टाइप के प्रोविडेंट फंड है, एक है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और एक है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी वर्ड जब भी आ गया समझ जाओ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी में पीएफ का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। अब पीएफ में तीन चीजें, कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, लमसम अमाउंट। प्रोविडेंट फंड में कितना गायत्री? तीन चीज, एक तो कंट्रीब्यूशन करोगे ब्याज मिलेगा या तो लमसम अमाउंट मिलेगा। मैंने कंट्रीब्यूट किया, वाइल इन सर्विस ही कंट्रीब्यूशन होगा, वाइल इन सर्विस ही इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के बाद। बात समझे? जॉब छूट गया, साल भर जॉब किया भाई, अभी पैसा जमा है दे दो, समझ में आ रहा है? वाइल इन सर्विस नहीं, वाइल इन सर्विस कंट्रीब्यूशन होने वाला है और इंटरेस्ट आने वाला है, रिटायरमेंट में लमसम अमाउंट मिलने वाला है। क्लियर है? आप पीएफ के बदले में लोन उठा सकते हो, अगर आपका पैसा अच्छा खासा जमा है तो आप इसके बदले में लोन ले सकते हो। लोन इज समथिंग डिफरेंट। अभी हम लोग सिर्फ इनकम की बात कर रहे हैं, तो इनकम पे फोकस करेंगे। अगर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर यानी कि बॉस कंट्रीब्यूट करता है प्रीवियस ईयर में इन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या अनरिकॉग्नाइज्ड, तो क्या होगा? देखो आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप जो भी कंट्रीब्यूट करने वाले हो, आपका कंट्रीब्यूशन इधर देख ले, आपका जो कंट्रीब्यूशन है राहुल, दैट इज नॉट इनकम। मैंने कंट्रीब्यूट किया, ये मेरा इनकम नहीं है। मेरा बॉस जो कैलकुलेट कर रहा है कंट्रीब्यूट करना, ये मेरे लिए क्या है? इनकम है, और मुझे इसके बारे में सोचना है। मेरे बॉस ने अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करवाया है मेरे नाम का, तो मेरे लिए एग्जम्प्ट है। सर कितना? पूरा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के लिए प्रोविडेंट फंड एग्जम्प्ट होता है। समझा? इन शॉर्ट, स्टैट्यूटरी वर्ड आया तो मैंने पहले बोल दिया एग्जम्प्ट, कुछ भी होने दो। स्टैट्यूटरी दिखा एग्जम्प्ट, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, सब एग्जम्प्ट। समझ में आ लीजान? उसके बाद आते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का रूल क्या है? अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब आपका बॉस अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको बाय रूल कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन अलाउड है? 12% ऑफ योर सैलरी। जो भी तुम्हारा पगार रहेगा उसका 12% ही कंट्रीब्यूशन अलाउड है। मतलब अगर 10,000 मेरा पगार है तो इसका 12% कितना? मैं 1200 ही कंट्रीब्यूट करूंगा, तो टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं 2,000 रुपया भर रहा हूं, बेसिक सैलरी, नेट सैलरी पे कभी कंट्रीब्यूशन नहीं, ग्रॉस सैलरी भी नहीं, इट इज अ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैलरी प्लस डीए, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पे आता हूं, तो भाई मेरा 10,000 पगार है, कितना कंट्रीब्यूशन बॉस कर सकता है? 12% तक कंट्रीब्यूट करेगा, टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो 13%, 14%, 20%, 80%, 90% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 12% तक एग्जाम। 12 के ऊपर जितना भी कंट्रीब्यूट करेगा, जैसे यहां पे अगर उसने 2,000 कंट्रीब्यूट किया है, कितना होना चाहिए? 1200। कितना कंट्रीब्यूट किया है? 2,000, मतलब 800 रुपए एक्स्ट्रा किया है, ये टैक्सेबल अमाउंट। 1200 एग्जाम्प्ट होगा और 800 रुपया टैक्स है, क्योंकि उसने कंट्रीब्यूट इतना किया है। एग्जाम्प्ट 12 तो टैक्सेबल 800। समझाइए क्या? बॉस ने कितना कंट्रीब्यूट किया? कितना कंट्रीब्यूट किया? 2,000 कंट्रीब्यूट किया ना। कितना कर सकता है भाई? 1200 तक एग्जाम्प्ट है ना, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना? समझा नहीं मेरे को? जो भी उसका बेसिक सैलरी रहेगा उसमें वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है? 12% तक कंट्रीब्यूशन कर सकता है। मतलब एग्जाम्प्ट कितना है? अप टू 12%। एग्जाम्प्ट अप टू 12%, अबाउ दैट इज टैक्सेबल। बात समझा? लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड को जानना नहीं, पहचानना नहीं, एग्जाम्प्ट। आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कितना भी कंट्रीब्यूशन करो, गवर्नमेंट उस पर टैक्स चार्ज नहीं करने वाली है। रिकॉग्नाइज्ड जाना पहचान ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, आपको एग्जाम्प्ट है, लेकिन 12% तक। हर्ष क्लियर है क्या? पक्का क्लियर? गायत्री सबको क्लियर? हाँ हाँ। अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन वालों कंट्रीब्यूशन कर रहे, तो उसके लिए गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं है कुछ,
तो गवर्नमेंट ने बोला अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आप कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो हम आपसे टैक्स लेने वाले नहीं है, पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन रहता है जो रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी के गवर्नमेंट के अंदर, तो इसे अनरिकॉग्नाइज्ड कहा गया है, और अनरिकॉग्नाइज्ड में आप कंट्रीब्यूशन करते तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। बात समझाइए, क्लियर। आते हैं ब्याज के ऊपर, इंटरेस्ट। स्टैट्यूटरी में एग्जाम, अनरिकॉग्नाइज्ड में एग्जाम, खाली किधर है, रिकॉग्नाइज्ड में। तो रिकॉग्नाइज्ड में कहा गया है हर्ष, अगर आपका बॉस कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो पैसा जमा हो रहा है, जितना पैसा जमा हो रहा है उस पर ब्याज भी लेने का, आपको इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। तो जो इंटरेस्ट उस पर जमा होगा वो आपके लिए तो इनकम ही होगा, क्योंकि आपने कंट्रीब्यूशन किया, वो तो इनकम ही है, बट उस पर जो इंटरेस्ट आने वाला है वो भी आपका इनकम है। और उस इनकम पे कितना एग्जम्प्ट है, 9.5% एग्जम्प्ट है। मतलब अगर तुम्हारा बॉस बोल रहा है भाई मैंने जो भी तुमने कंट्रीब्यूशन किया उस पर 10% इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो 10% नहीं 9.5 तक एग्जाम, ऊपर आधा परसेंट जो मिलने वाला है वो टैक्सेबल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 कंट्रीब्यूशन किया, तो 10,000 का 10% कितना आएगा, 1,000। मेरे को 10% मिला इंटरेस्ट, कितना, 1,000। बट एज पर रूल आपको कितना मिल सकता है, 9.5%, मतलब 950 आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। तो ऊपर 50 आया, ये क्या होगा, टैक्सेबल। समझा, क्लियर। आज हम लोग लेक्चर में इसी टाइप के सम्स को करने वाले, क्लियर हुआ। तो 12%, 9.5%, ये याद रखने का है, बाकी तो एग्जाम्प्ट है। अब आते हैं लम सम अमाउंट। एक साथ अभी भाई अपन रिटायर हो गए, भाई कितना पैसा जमा हुआ, जो भी लम सम अमाउंट, स्टैट्यूटरी एग्जाम्प्ट, रिकॉग्नाइज एग्जाम, सब्जेक्ट टू द रूल। अभी तो रूल क्या है, वो बोलेगा भाई 5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। तो जितना उसने बोला है उतना एग्जाम, उसके ऊपर टैक्सेबल। समझाइए आपको। आते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड। इसको तो भाई कंट्रीब्यूशन भी एग्जाम था, इंटरेस्ट भी एग्जाम था, लेकिन लमसम एग्जाम नहीं है। इसको लमसम में इंटरेस्ट का पैसा भी जो मिलेगा, कंट्रीब्यूशन भी जो भी मिलेगा, दोनों अमाउंट टैक्सेबल है। इसका जो बॉस कंट्रीब्यूशन करने वाला है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, लमसम अमाउंट देने वाला है वो, तो दोनों अमाउंट इसके लिए क्या है, टैक्सेबल। यहां पे नहीं था क्योंकि वो वाइल इन सर्विस कंट्रीब्यूशन कर रहा था। अब रिटायर हो रहा है, उसको हमने कंट्रीब्यूशन का पैसा दिया, उसको हमने इंटरेस्ट का पैसा दिया, लमसम दिया, तो लमसम अमाउंट इसके लिए क्या है, टैक्सेबल। समझ में आया, चार्ट क्लियर है। सिंपल याद क्या रखना है, स्टैट्यूटरी सब एग्जाम, अनरिकॉग्नाइज में कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है, और सिर्फ लमसम अमाउंट टैक्सेबल। और इधर 12 9.5 एग्जाम, 12 9.5 एग्जाम। समझ में आया, ये इतना याद रखो, बिकॉज दिस इज द लास्ट पार्ट फॉर द सैलरी। सैलरी में टोटल इतना ही कंसेप्ट है। क्या क्या चीजें आपने सैलरी में किया है, तो सबसे पहला नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन, उसके बाद ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, बराबर है। उसके बाद आपने किया है प्रोविडेंट फंड, उसके अलावा है हाउस रेंट अलावेंस है, मेडिकल एक्सपेंस है, एजुकेशन, और छोटे छोटे चीजें हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आगे जब अपन टोटल इनकम के सम्स लेंगे उस टाइम पे हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि अभी आपके जो टेक्स्ट बुक के सम्स आप देखो तो लिमिटेड 5-6 सम्स दिए, उसके अंदर इसी कंसेप्ट के ऊपर सम्स दिए। तो हमने गायत्री इतना तो कंप्लीट कर लिया, अभी सिंपल अपने को क्या करने का है, तो अपने को बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट जो बच गए, मेडिकल एक्सपेंसेस का क्या होता है, एजुकेशन अलावेंस क्या होता है, ये सब चीज को कवर करना है। ठीक है। Mr. X is working in ABC Limited and has given the detail of his income for the previous year 21-22. You are required to compute his gross salary from the detail given below. इस बंदे का बेसिक सैलरी कितना है, ₹1,00,000 पर मंथ। मिल जाए मुझे ऐसा जॉब, बस पढ़ाना छोड़ दूंगा। बेसिक सैलरी ₹1,00,000 पर मंथ, हाँ या नहीं? क्या ये बंदा रिटायर हुआ है, ऐसा कुछ बोला है क्या? कहां पे बोला है कि रिटायर ऐसा कुछ है क्या? तो मेरे हिसाब से तो ये बंदा रिटायर ही नहीं हुआ है। जब ये रिटायर नहीं हुआ है, इसका मतलब वाइल इन सर्विस इसको ये सब चीज मिल नहीं रहा है, तो भाई ये इसके लिए क्या रहेगा, टैक्सेबल अमाउंट रहेगा। तो 1,00,000 इंटू 12 विल बी ₹12,00,000 इसका सैलरी। क्लियर। उसके अलावा उसको मिल रहा है डियरनेस अलावेंस, जिसमें 50% इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। डियरनेस अलावेंस डीए 80,000 इंटू 12 कितना आएगा, 9,60,000।
बराबर। सर वो डियरनेस अलावेंस बोला 50% रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर ये बंदा रिटायर होता है तो कुछ कैलकुलेशन जो करेंगे हम लोग, पगार का कैलकुलेशन या कुछ, तो पगार में डियरनेस को भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है जो भी डियरनेस अलावेंस है उसमें 50% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए भी है। What is retirement benefit? When you get retire, you get gratuity, you get pension, you get leave salary, you get provident fund. तो जब इसके अंदर कुछ सैलरी से रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन आएगा ना, तो सिर्फ सैलरी नहीं लिखने का, उसके अंदर डियरनेस अलावेंस भी लिखने का। गायत्री ठीक है क्या? तो हमको जो भी सैलरी मिल रहा है 1 लाख मिल रहा है, प्लस इसके अंदर हम 40,000 ऐड करेंगे तो उसका बेसिक सैलरी कितना हो जाएगा? 1,40,000 पर मंथ। अंडरस्टूड? अभी इधर ऐसा कुछ नहीं करना है, जब कुछ रिटायरमेंट का कैलकुलेशन आएगा तब हम करेंगे। ओके, बढ़ते नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है? कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर विल बी 1%। कमीशन कितना परसेंट? 1% ऑफ टर्नओवर। तो टर्नओवर मालूम होना चाहिए। वेरी नेक्स्ट लाइन पे दिया टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर वाज 50 लाख। तो 50 लाख का कमीशन कितना मिलेगा आपको? 1% कमीशन। 1% ऑफ 50 lakhs विल बी इक्वल्स टू 50,000। अभी तक तो बेसिक सम था, ये कुछ नया हुआ नहीं। उसके बाद बंदे को क्या मिल रहा है? बोनस 4 लाख बाय बोनस। कितना? 4 लाख मंथ वगैरह। इले नेक्स्ट। उसके बाद ग्रेचुटी कितना? अब देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर बताया था, ग्रेचुटी वाइल इन सर्विस। ये बंदा रिटायर नहीं हुआ है, काम कर रहा है, और उसे इसका एम्प्लॉयर ग्रेचुटी का पैसा दे रहा है, तो जो भी उसको पैसा मिल रहा है पवार, वो उसके लिए क्या रहेगा? टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट है वो बिफोर रिटायरमेंट मिल रहा है, तो मतलब टैक्सेबल है। फिर वो पेंशन होने दो, ग्रेचुटी होने दो, लीव एनकैशमेंट होने दो, प्रोविडेंट फंड, कुछ भी होने दो, वाइल इन सर्विस इट इज टैक्सेबल। बात समझा? मतलब 2.5 लाख रुपया पूरा का पूरा टैक्सेबल, कोई एग्जम्पशन नहीं। फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कुछ भी होने दो, बिकॉज ही इज इन सर्विस। वाइल इन सर्विस ग्रेचुटी रिसीव फुल्ली टैक्सेबल, कोई एग्जम्पशन क्लेम नहीं होगा इसमें, कुछ एग्जम्पशन नहीं। समझाइए? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? His own contribution to recognized provident fund 2 लाख रुपीज। ये इनकम थोड़ी है, इसने खुद ही कंट्रीब्यूट किया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो दिस इज नॉट इनकम। समझाइए? बट उसके वेरी नेक्स्ट लाइन पे दिया एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कितना? 20% ऑफ बेसिक सैलरी। उसके बॉस ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 20% कंट्रीब्यूट किया। तो यहां पे आएगा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 20% ऑफ बेसिक सैलरी। व्हाट इज इज बेसिक सैलरी? 12 लाख। 12 लाख का डियरनेस अलावेंस नहीं प्लस करेंगे। क्यों? बंदा रिटायर हुआ है नहीं ना। समझ में आया? तो 12 लाख का 20% कंट्रीब्यूट करो, कितना आ रहा है देखो। मतलब इसके बॉस ने 2,40,000 कंट्रीब्यूट किया है। कितना कंट्रीब्यूट कर सकता था? 12% कर सकता था, बराबर है। तो अपने को इधर 12% माइनस करना चाहिए 12 के ऊपर, बट अभी मैं इधर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट लिख के दिया है कि भाई रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 20% ऑफ बेसिक सैलरी तो है, बट एग्जाम कितना है? 2,07,600। तो जो बोल दिया है वो माइनस कर दो। अगर ये अमाउंट नहीं दिया रहता, गायत्री, तो भाई 12% तक अलाउड है। इसने 20% कंट्रीब्यूट किया है, तो हम क्या करते? 8% को माइनस करते। बात समझा? तो इसका 8% जो भी आता है, यानी कि 12% आता, वो इधर माइनस करते, बाय डिफॉल्ट 8% आंसर आता। समझा ये आपको? हाँ, चलिए माइनस कीजिए। 32,000 समझ में आया ये? यस, कैलकुलेशन क्लियर है। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है इंटरेस्ट अक्रूड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 13% पर एनम इज 1,30,000। ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है। इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1,30,000। और एग्जाम भी दे दिया है। एग्जाम अंडर सेक्शन
कौन सा है रिकॉग्नाइज है ना, 10 12 कितना 95,000 टोटल 35। एनी डाउट इन दिस? और कुछ है क्या, देखो जरा। डन 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 डन, चलिए इतना। हाँ वेरी गुड सर, नहीं दिया रहता तो जो भी उसका कंट्रीब्यूशन है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना था, 2,40,000, 20%। 20% में इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करते भाई, इसने 1,30,000 किया है, हमको 9.5% अलाउड है, तो 9.5% अलाउड है, उसके ऊपर जितना ब्याज होता वो माइनस करते, मतलब 1,30,000 तो मिला है, हम 2,40,000 का 9.5% कैलकुलेट करते, जो अमाउंट आता इधर माइनस करते, आउटर कॉलम में इंटरेस्ट आ जाता। समझा? क्यों बोला है ना, एग्जाम्प्ट अप टू 9.5%। और इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है, तो कंट्रीब्यूशन जितना किया उसी पे इंटरेस्ट आएगा। बात समझ? हाँ क्लियर यहां तक? पक्का क्लियर है? चलिए और कुछ नहीं है, मतलब जीटीएस आ जाएगा इधर, टोटल लेना पड़ेगा इसका 28 लाख। भाई मेरे को ये पूरा टोटल चाहिए, 27,06,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, 50। कुछ मिस्टेक किया आप लोग ने, बोलो ना, मेरे को मालूम है बेसिक। आप लोग कितना, 29 लाख, ठीक है। इसमें एग्जाम कितना, 50। और कुछ है क्या, नहीं। 28 लाख। बात समझ में आया क्या, क्लियर है? अरे समझा यहां तक, हो गया एनटीएस क्लियर? पक्का? आज इसने इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड और एक सम कंटिन्यू करें। क्लियर है? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।